बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको संचयन भाग 2 की पहली कहानी हरिहर काका पढ़ाने चल रही हूँ। हरिहर काका आज के दौर की कहानी है। कहने का तात्पर्य ये है कि हरिहर काका में जिस समस्या को लेकर कहानी लिखी गई है वो आज की ज्वलंत समस्या कही जा सकती है। कैसे कही जा सकती है कि आज समाज में यही स्थिति बनी है कि लोग अपने खून के रिश्ते भी पैसों के नाम पर बिक रहे हैं। स्थिति ये बनती है कि अपने तन से जन्मे बच्चे भी अपने बुजुर्गों को घर से बाहर निकाल देते हैं, तमाम तरह की तकलीफ़ें देते हैं। हरिहर काका भी ठीक वैसे ही समाज का दृश्य खींच करके हमारे सामने रखती है। हरिहर काका अपने भाइयों के साथ रहते हैं। हरिहर काका की कोई संतान नहीं है, लेकिन भाई उनका लालन पालन इसलिए करते हैं कि उनके कोई संतान नहीं है और वो सिर्फ उनके पास जो 15 बीघे ज़मीन है उसके लिए उनकी सेवा करते हैं। अब इस स्थिति में यदि देखा जाए तो हरिहर काका की स्थिति ये बनती है कि वो अपने इस 15 बीघे जो ज़मीन है या तो भाइयों के नाम कर दे, तब उन्हें भोजन और रहने का स्थान मिलेगा, या सब कुछ उनके नाम करके घर से निकल जाए। लेकिन आज समाज की जो स्थिति है बिल्कुल ऐसी है। एक पिता की 4 संतानें हैं और 4 संतानों में 3 की संतानें और परिवार हैं और एक के नहीं है, तो सब उसे गिद्ध दृष्टि से देखता है कि कौन उसे पाए और अपने में मिला ले। ठीक वैसा ही है हरिहर अंत में भाइयों से यंत्रणाओं को पाते पाते झेलते जब उन्होंने अपना स्थान बाहर कहीं बनाने की कोशिश की कि संभवतः उन्हें सुख का कुछ अंश मिल जाए, तो देखा गया कि उन्हें बाहर भी वही स्थिति थी। यानी जो मिलता था वो उनसे इसी उम्मीद से मिलता था कि हरिहर काका अपनी ज़मीन उनके नाम कर दे। उन्हें विभिन्न तरह के लालच देता था, खाने पीने की सुविधाएं दिखाता था, और फिर कोई कहता था कि आपका परलोक बनेगा, कोई कहता था कि आपका यशगान होगा, कोई कहता था नहीं दोगे तो मार के गाड़ देंगे। तो हर तरह की स्थिति भय की दी जाती थी। हरिहर काका को समझ में नहीं आता था कि जो अपने हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं या जो अपने नहीं हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं। पिस रहे थे तमाम यंत्रणाओं के बीच और उनके अपने तन से जन्मा कोई था नहीं कि जो उनके दुख और दर्द को समझ सकता। तो हर हालत में उनके मन में ये स्थिति आई कि उन्हें ये लगा कि बस अब कोई और रास्ता नहीं है, अपने जीवन को बचाना ही एकमात्र रास्ता है। ये कहानी है आज की समाज की। तो मैं अब कहानी को पढ़ूंगी, उसकी व्याख्या करूंगी और फिर अंत में प्रश्नोत्तर कराऊंगी। हरिहर काका के यहाँ से मैं अभी अभी लौटा हूँ। कल भी उनके यहाँ गया था, लेकिन न तो वह कल ही कुछ कह सके और न आज ही। दोनों दिन उनके पास मैं देर तक बैठा रहा, लेकिन उन्होंने कोई बातचीत नहीं की। कहानी की शुरुआत लेखक ने उस स्थान से की है जब समाज में अपने और पराये दोनों की दी गई यंत्रणाओं को झेलते झेलते हरिहर काका की स्थिति ये हो जाती है कि वो पुलिस की शरण में चले जाते हैं। पुलिस वालों को भी लगता है कि मुफ्त के खाने का ये इससे अच्छा अवसर नहीं होता है। गांव त्याग कर गांव के बाहर एक छोटी सी कुटिया में एक नौकर लेकर वो अपना जीवन यापन करने लगे। और अभी अचानक हरिहर काका से मिलने लेखक पहुंच जाता है, और जब वो लौटे तो उन्हें ये लगा कि 2 दिन से लगातार वो हरिहर काका से मिलने जा रहे हैं, लेकिन न उन्होंने पहले दिन कुछ कहा और न दूसरे दिन कुछ कहा। उनके मन में क्या चल रहा है इसका पता उनको नहीं चलता, और ऐसा लगता है कि कुछ भीतर ही भीतर वो घुट रहे हैं, कुछ कहना चाहते हैं मगर वो नहीं कह पा रहे हैं। काफ़ी देर लेखक उनके पास बैठा रहा। दोनों दिन उनके पास देर तक बैठा रहा, मतलब काफ़ी देर बैठे, मगर कोई बातचीत नहीं हुई। जब उनकी तबीयत के बारे में पूछा तब उन्होंने सिर उठाकर एक बार मुझे देखा।
लेखक चूंकि बचपन से ही हरिहर काका के साथ उठना बैठना खेलना सब करता था, और तो और लेखक को उन्होंने कंधे पर बिठाकर घुमाया था। और लेखक की माँ उन्हें बताती हैं कि बहुत दुलार करते थे, क्योंकि उनके अपने तन से संतान नहीं थी, तो उन्हें संतान का जो मोह होता है वो लेखक से मिला। तो लेखक को वो बहुत प्यार करते थे, जिस चीज़ की अनुभूति लेखक को भी होती है। लेकिन अंतिम क्षण में जब हरिहर काका बिल्कुल नहीं बोलते, तो ऐसा लगता है कि कुछ उनके अंदर घुटन है, जिस घुटन के अंदर वो जी रहे हैं और अपनी बात कह नहीं पा रहे हैं। एक बार मुझे देखा, फिर सिर झुकाया तो दोबारा मेरी ओर नहीं देखा। हालांकि उनकी एक नज़र बहुत कुछ कह गई। जिन यंत्रणाओं के बीच वह घिरे थे और जिस मनस्थिति में जी रहे थे, उसमें आंखें ही बहुत कुछ कह देती हैं। मुंह खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब लेखक ने जो हाव भाव हरिहर काका के देखे, उससे उनकी झेली हुई यंत्रणाएं झलक रही थी। आंखें उठाकर हरिहर काका ने लेखक को देखा। कहते हैं कि आंखें बयां कर देती हैं, आंखें बोलती हैं। यही है जिस दर्द को हम छिपाना चाहते हैं, कभी कभी वो आंखों के माध्यम से प्रकट हो जाता है, ये यहाँ पर कहा गया है। तो लेखक को भी बिल्कुल ऐसा ही महसूस होता है। और लेखक ने हरिहर काका की यंत्रणाओं को, उनकी मनस्थिति को महसूस किया। यहाँ तक ये कहना चाहिए कि हरिहर काका को मुंह खोलने की ज़रूरत भी नहीं थी, और उन्हें इस बात की समझ हो गई कि वास्तव में किस स्थिति से हरिहर काका जूझ रहे हैं। हरिहर काका की ज़िंदगी से मैं बहुत गहरे जुड़ा हूँ। अपने गांव के जिन चंद लोगों को मैं सम्मान देता हूँ, उनमें हरिहर काका भी एक हैं। फिर इन्होंने बताया कि अपने गांव के रहने वाले लोगों में कुछ लोग हर गांव में ऐसे होते हैं जो बहुत सम्मानित होते हैं, और उस सम्मानित स्थिति ये होती है कि वो इस तरीके से देखे जाते हैं कि उनको वास्तव में सम्मान के पात्र होते हैं। तो लेखक का मानना ये था कि उन सम्मान के पात्रों में लेखक की निगाह में हरिहर काका भी उनमें से एक थे, जिन्होंने ये ठान लिया था कि उन्हें वास्तव में जो जिंदगी से जूझ रहे थे, उनके दुख दर्द को लेखक ने समझा। तो हरिहर काका को बहुत चाहते थे लेखक। हरिहर काका के प्रति मेरी आसक्ति के अनेक व्यवहारिक और वैचारिक कारण हैं। शब्द आया है आसक्ति। आसक्ति का मतलब था खिंचाव, खिंचाव। लेकिन यहाँ खिंचाव का मतलब जो है वो है प्रेम से, कि उनके प्रेम का जो खिंचाव वो लेखक महसूस करते थे, उसके लेखक उनके प्रति जो आसक्ति के अनेक व्यवहारिक और वैचारिक कारण हैं। उनमें प्रमुख कारण दो हैं। एक तो यह कि हरिहर काका मेरे पड़ोस में रहते थे, और दूसरा कारण यह कि मेरी माँ बताती हैं कि हरिहर काका बचपन में मुझे बहुत दुलार करते थे। अब लेखक को लगता है कि उनके प्रति आसक्ति, उनके प्रति खिंचाव का दो कारण था। पहला कारण उन्होंने बताया कि उनके पड़ोसी थे। आसक्ति का जो कारण था कि कारण में एक तो पड़ोसी थे, पहला पड़ोसी होने के कारण बहुत खिंचाव था लेखक का, और दूसरा था कि बचपन से ही काका बहुत दुलार करते थे। ये बात उनकी माँ ने लेखक को बताई थी, जिसके कारण उनके मन में ये बस गया था कि हरिहर काका उन्हें बहुत पसंद करते हैं, बहुत खींचते हैं, उनके पास बहुत प्यार है जो लेखक को देते थे।
हरिहर काका ने भी जैसे मुझसे दोस्ती के लिए ही उतनी उम्र तक प्रतीक्षा की थी। माँ बताती हैं कि मुझसे पहले गांव के किसी अन्य से उनकी इतनी गहरी दोस्ती नहीं हुई। यद्यपि लेखक और हरिहर काका की उम्र में बहुत अंतर था, लेकिन अपनत्व की भावना ये नहीं देखती, उम्र के अंतराल को नहीं समझती। आपके ही पाठ में एक और कहानी है जिसमें भी ये चीज़ दिखाई गई है। आप जब आगे पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि प्रेम उम्र का मोहताज नहीं होता है, कि एक बच्चे से एक बड़े को प्रेम मिल सकता है, ये एक बड़े से एक बच्चे को भी बहुत प्रेम मिल सकता है। ये होता है प्रेम की परिभाषा। तो उन्होंने कहा कि इससे पहले भी वो किसी को बहुत ज़्यादा प्रेम नहीं किए थे, इतनी गहरी उनकी दोस्ती नहीं थी, वो मुझसे कुछ भी नहीं छिपाते थे। लेखक को इस बात का पता था कि हरिहर काका उनसे कुछ नहीं छिपाते, खूब खुलकर बातें करते थे। लेकिन फिलहाल मुझसे भी कुछ कहना उन्होंने बंद कर दिया था। सारी दिल की बात कहने वाले हरिहर काका जो लेखक से हर एक बात करते थे, वो अंत समय में जब 2 बार लेखक उनसे मिलने गया, वो अपने दिल की बात लेखक से भी नहीं कह सके। तो अंत में वो कुछ न छिपाने वाले हरिहर काका ने भी अपने दिल की बात छिपा ली। लेकिन फिलहाल मुझसे कुछ कहना उन्होंने बंद कर दिया था। उनकी इस स्थिति ने मुझे चिंतित कर दिया था, जैसे कोई नाव बीचधार में फंसी हो और उस पर सवार लोग चिल्लाकर अपनी रक्षा न कर सकते हो, क्योंकि उनकी चिल्लाहट दूर तक फैले सागर के बीच उठती गिरती लहरों में विलीन हो जाने के अतिरिक्त कर ही क्या सकती है। अब लेखक को क्या लगता है कि हरिहर काका अपनी ज़िंदगी से कैसे जूझ रहे हैं, ठीक उसी राहगीर की तरह जूझ रहे हैं, उसी सवार की तरह जूझ रहे हैं जो नाव पर बैठा हो और बीच मझधार में हो और उसे उसकी सहायता करने वाला कोई ना हो और नाव डूबने के कगार पर हो। ऐसी स्थिति में उसके मन में ये आता है कि क्या वो करे और कैसे करे, कैसे स्वयं को बताए। तो इस स्थिति में वो चीख पुकार करके अपनी मदद के लिए असहाय अवस्था जिसको कहते हैं, असहाय अवस्था की झलक जो थी वो हरिहर काका के भीतर देखने को मिलती थी। तो और उन्हें ये लगता था कि अगर वो चिल्ला कर भी किसी को पुकारेंगे भी तो उनकी आवाज़ इस लहरों के बीच गुम हो जाएगी। अब ये कहने का तात्पर्य जो है कि हरिहर काका जो थे उनको क्या लगता था, उनको ये लगता था कि अगर उन्होंने घर वालों से प्रेम नहीं पाया, बाहर वालों से प्रेम नहीं पाया, तो वो अपनी मदद के लिए किसको पुकारें, कहाँ अपनी गुहार करें, किसको सुनाएं अपनी व्यथा कथा। तो उन्हें लगता था उनकी मदद करने वाला कोई नहीं है, इसलिए उन्हें लगता था उनकी आवाज़ यदि पुकारेंगे भी तो कहीं विलीन हो जाएगी, कोई उसकी मदद के लिए नहीं आएगा। मौन होकर जल समाधि लेने के अतिरिक्त दूसरा विकल्प नहीं था। जल समाधि पानी में डूबने को कहते हैं और विकल्प कहते हैं रास्ते को। जल समाधि का मतलब हो गया कि पानी में डूबना, पानी में डूबने के अर्थ में, और विकल्प का मतलब उपाय, दूसरा रास्ता या उपाय कह सकते हैं, दूसरा रास्ता या उपाय भी कह सकते हैं। तो कोई और दूसरा उनके पास उपाय भी नहीं था, विकल्प भी नहीं था कि वो कौन सा सहारा ढूंढे। तो उन्हें लगा कि अब उनके पास और कोई विकल्प नहीं है, लेकिन मन इससे मानने को कतई तैयार नहीं। अब मन तो बहुत व्याकुल था, उन्हें ये नहीं लगता था कि उनके पास अब कोई रास्ता नहीं है, तो उन्हें क्या करना चाहिए। भाइयों के पास वापस जाकर अपनी 15 बीघे ज़मीन उन्हें दान में देकर कुछ दिनों तक उनकी सेवा खातिर ले ले और बाद में दूध की मक्खी की तरह फेंके जाएं, इस बात का अनुभव तो उन्हें हो चुका था। और बाहर में जाएं
तो ठाकुरबाड़ी के लोग भी यही चाहते थे, तो कुछ दिन तो उन्हें 56 भोग खिलाते और बाद में उन्हें दूध की मक्खी की तरफ फेंक देते। तो हर तरफ तो उन्हें वही दिखाई पड़ रहा था। जीने की लालसा की वजह से बेचैनी और छटपटाहट बढ़ गई हो। कुछ ऐसी स्थिति के बीच हरिहर काका घिर गए। अब क्या हुआ, जीने की लालसा, मरने वाले को जीने की सबसे बड़ी लालसा होती है। उसके एक एक सांसें उसको जी कहता है कि उसके और आ जाएं। तो जैसे जैसे हम मृत्यु के कगार पे पहुंचते हैं, हमारी जीने की लालसा उतनी बढ़ती चली जाती है। ये यहाँ पर हरिहर काका के माध्यम से लेखक ने बताया है कि जो हरिहर काका चारों ओर से यंत्रणाओं को झेलते हुए जिंदगी के अंतिम क्षण को झेल रहे थे, उनके अंदर जीने की जिजीविषा और बढ़ गई थी। उन्हें लग रहा था काश उन्हें समझने वाला कोई होता जो उनके दुख और दर्द को समझता। तो हरिहर काका जिंदगी से जूझ रहे थे, ये बात यहाँ कहा गया है। यंत्रणा का मतलब होता है क्लेश या कष्ट, वो भी मैं लिख दूं, आपको आ सकता है। यंत्रणा का मतलब होता है क्लेश कह सकते हैं या कष्ट भी कह सकते हैं। क्लेश और कष्ट कह सकते हैं। आसक्ति का मतलब होता है, ये मैंने लिख ही दिया है। तो यंत्रणा का मतलब क्लेश और कष्ट है। तो उसके बाद क्या होता है कि लेखक को ये लगता है कि बस अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। हरिहर काका के बारे में मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि वह यह समझ नहीं पा रहे हैं कि कहें तो क्या कहें। लेखक जब उनकी मनस्थिति को समझने की कोशिश करता है तो उसे क्या लगता है, उसे ये लगता है कि संभवतः हरिहर काका कहना तो बहुत कुछ चाह रहे हैं, मगर कहना क्या है उन्हें इस बात की समझ नहीं आ रही। समाज के सभी लोगों को वो एक नज़रिए से देख रहे थे, उसी नज़रिए में उन्होंने लेखक को भी देखा। यद्यपि लेखक को वो बहुत चाहते थे, बहुत प्यार करते थे, लेखक भी उन्हें करता था, मगर अपनों से धोखा खाया हुआ जो इंसान होता है उसका विश्वास किसी पर टिकता नहीं है, उसका विश्वास किसी पे नहीं टिकता। तो ऐसी स्थिति में उसके पास और कोई चारा नहीं होता कि वो क्या करे, कैसे करे। तो इस तरीके से लेखक को ये लगने लगा कि कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं मगर कह नहीं पाते। अब कोई ऐसी बात नहीं जिसे कहकर वो हल्का हो सके। बचा क्या था कहने के लिए? हर तरफ तो उन्हें यंत्रणा ही मिल रही थी, क्लेश और कष्ट ही दिया जा रहा था, और पूरा गांव इस बात को जान चुका था कि वो अपनों के द्वारा भी चले गए हैं और परायों के द्वारा भी। तो उन्हें ये लगता था कि मैं कहूँ तो किससे कहूँ और क्या कहूँ, जिससे कहूँ और मेरा दिल हल्का हो जाए। ऐसी कोई उक्ति नहीं जिसे कहकर वे मुक्ति पा सकें, ऐसा कोई उपाय नहीं। उक्ति का मतलब ऐसे उक्ति का मतलब यहाँ उपाय या उदाहरण जो भी कह सकते हैं। उक्ति वैसे उदाहरण को कहते हैं, लेकिन ऐसी कोई भी उक्ति उनके पास नहीं थी, उपाय नहीं था कि वो उसको कहते और खुद को बड़े महसूस कर मुक्ति पा जाते, इन तमाम बंधनों से वो मुक्ति पा लेते। तो ये चीज़ उन्होंने कहा है। और न कह पाने के कष्ट ने धीरे धीरे उनकी मनस्थिति को ऐसा कर दिया कि वे गूंगेपन का शिकार हो गए। आज का दौर होता तो हम उन्हें कहते वो डिप्रेशन में चले गए। वास्तव में जब व्यक्ति अपनी भावनाओं को किसी के आगे व्यक्त नहीं कर पाता, तब उसके पास एकमात्र रास्ता होता है कि कैसे वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करे और कैसे अपनी स्थिति को लोगों को समझाए। तो और न कह पाने की स्थिति में या तो उसकी मनस्थिति स्वयं स्लैक हो जाएगी कि वो अपनी बात को स्पष्ट नहीं कर पा रहा है, फिर गूंगेपन का हरिहर काका भी शिकार हो जाते हैं। हरिहर काका इस स्थिति में कैसे आ फंसे, यह कौन सी स्थिति थी, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, यह सब बताने से पहले अपने गांव का और ख़ासकर अपने
गांव की ठाकुरबाड़ी का संक्षिप्त परिचय मैं आपको दे देना उचित समझता हूँ। अब लेखक ने कहा कि हरिहर काका इस स्थिति में कैसे पहुँचे, उस कहानी को बताने के पहले मैं ये बता दूं, जिस गांव की ये कहानी है उस गांव की क्या स्थिति थी। तो उस गांव की खासियत जो है वो ये बताना चाहते हैं। तो उन्होंने वही बताया, क्योंकि उसके बिना तो यह कहानी अधूरी ही रह जाएगी। लेखक का मानना यह है कि यदि गांव की पूरी स्थिति को यदि पाठक को नहीं बताया जाएगा तो उसे कहानी खुलकर समझ में नहीं आएगी। फिर तो कहानी का जो वास्तविक स्वरूप है, जो वास्तविक रस है, जो श्रोता को मिलना चाहिए, वो तो उसे मिलेगा ही नहीं। तो उन्होंने यही कहा। तो उन्होंने गांव की स्थिति को बताया। अब गांव की स्थिति उनकी क्या थी वो देखिए, उसके बिना तो यह कहानी अधूरी रह जाएगी। मेरा गांव कस्बाई शहर आरा से 40 किलोमीटर दूरी पर था। अब देखिए मैं इसको मिटा देती हूँ क्योंकि आपकी ज़रूरत की चीज़ें मैंने इसमें बता दी। अब आपको मैं कुछ खास बातें बोर्ड पे लिख रही हूँ जो आपके माइक्रोसॉफ्ट प्रश्न में भी परिवर्तित हो सकती हैं, आपको याद होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि लेखक का गांव कस्बाई शहर आरा से 40 किलोमीटर दूर, 40 किलोमीटर दूर था। अब उसका क्या खासियत है कि ये बिल्कुल हसन बाजार बस स्टैंड, बस हाईलाइट कर देते हैं जो जरूरी बातें हैं, बस स्टैंड के पास था। फिर और क्या खासियत है इसमें कि आबादी कितनी थी इसकी, आबादी 2,500-3 हजार के आसपास, और क्या खासियत थी, गांव के 3 प्रमुख स्थान कौन कौन से थे, 3 प्रमुख स्थान कौन कौन से थे। पश्चिम का बड़ा तालाब पहला था, पश्चिम का बड़ा तालाब, और फिर गांव के मध्य स्थित बरगद का पुराना वृक्ष। दूसरा था मध्य में बरगद का एक पुराना वृक्ष, और तीसरा था गांव की ठाकुरबाड़ी, ये 3 वहाँ की खास चीजें थी जिसके कारण इस गांव को बहुत अच्छे से लोग जानते थे, पहचानते थे। तो सबसे पहले कस्बाई शहर से आरा से 40 किलोमीटर दूर था। फिर उसके बाद था हसन बाजार स्टैंड के पास था। उसके बाद उसकी जो आबादी थी 2,500 से 3 हजार थी, और उसके 3 प्रमुख स्थान थे, पश्चिम का तालाब, फिर मध्य का बरगद का पेड़, और जो गांव की ठाकुरबाड़ी। अब ठाकुरबाड़ी कहने का मतलब होता है कि गांव का वो स्थान जो पूजा स्थल था। अब प्रश्न उठता है लेखक के मन में कि ये ठाकुरबाड़ी आखिर बनी कैसे। किसी भी स्थान पे आप सब लोग जानते होंगे कि कभी हम लोग ऐसा मानते हैं कि अगर किसी स्थान पे किसी देवी देवता के स्थान के हिसाब से बता दिया जाए कि यहाँ देवता का वास है, तो हम हिंदू क्या करते हैं, उसे मिलजुल के एक मंदिर के रूप दे देते हैं। ऐसा ही है, बाहर से आया हुआ कोई एक साधु संत गांव में आकर बस गया, भोजन और स्थान के तलाश में धीरे धीरे उसने गांव वालों
को अपनी बात से लुभा लिया और कुछ कुछ चीज़ें ऐसी बोलने लगा जो गांव की कमजोरी थी। गांव की कमजोरी कहने का मतलब, अगर किसी की बेटी का ब्याह नहीं हो रहा, किसी को नौकरी नहीं मिल रहा, किसी को घर नहीं मिल पा रहा, तमाम मनुष्य जीवन में तमाम परेशानियां होती हैं। और अगर हम साधु संत बन के किसी को ये कह दें कि जाओ तुम्हारा ये काम हो जाएगा, भले मुझे कुछ ना आता हो, और अगर ऐसा कहने के बाद उसका वो काम हो गया, वो तो मुझे बाबा बना के सर पे माथे पे बिठा लेगा। तो ये यहाँ पर कहा गया है, इसी चीज़ को यहाँ दिखाया गया है। तो अभी ठाकुरबाड़ी कैसे बनी, लेखक इसका उल्लेख भी आगे करने चल रहा है, जिसे गांव के लोग ठाकुरबाड़ी कहते हैं। गांव के इस ठाकुरबाड़ी की स्थापना कब हुई, इसकी ठीक ठीक जानकारी किसी को नहीं है। इस संबंध में गांव में जो कहानी प्रचलित है वह यह है कि वर्षों पहले जब यह गांव पूरी तरह बसा नहीं था, कहीं से एक संत आकर इस स्थान पर झोपड़ी बनाकर रहने लगे। जो अभी हम आपको बता रहे थे वही इस ठाकुरबाड़ी के निर्माण का कारण था कि एक संत आए और एक झोपड़ी बनाकर रहने लगे। लोग उन्हें भोजन और स्थान दे दिए। धीरे धीरे वो उसी स्थान पर रहने लगे और वहाँ अंत में कुछ समय के पश्चात एक छोटा सा मंदिर बन गया। फिर सुबह शाम वो वहाँ ठाकुर जी की पूजा करते। अब चूंकि वो ठाकुर जी की पूजा करते तो गाँव की परंपरा के अनुसार लोग वहाँ धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे। लोग उनके पास जाते, आरती के समय जाते, उनकी पूजा के समय उनके पास बैठते, उनसे बातचीत करते। धीरे धीरे लोग उनके पास इकट्ठा होने लगे और ठाकुरबाड़ी का विस्तार धीरे धीरे बढ़ने लगा और झोपड़ी बनाकर रहने लगे। वह सुबह शाम ठाकुर जी की पूजा करते, लोगों से मांग कर खा लेते, पूजा पाठ की भावना जागृत करते थे। अब चूंकि उन्होंने लोगों में पूजा पाठ की भावना जागृत कर दी थी, तो लोगों की आस्था और विश्वास भी धीरे धीरे उनके प्रति बढ़ता जा रहा था। धीरे धीरे उनके प्रति बढ़ता जा रहा था। बाद में लोगों ने चंदा करके यहाँ ठाकुर जी का एक छोटा सा मंदिर बनवा लिया। फिर अब लोगों को लगने लगा, जब लोगों की आस्था और विश्वास उस संत के प्रति बढ़ता गया तो अंत में वो स्थिति ये हो गई कि वहाँ पर उन्होंने एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया ठाकुर जी का कि यही साधु संत उसकी पूजा करेंगे। अब वो संत से महंत हो गए, उसी मंदिर के वो महंत बन गए और धीरे धीरे एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया। और जैसे जैसे गांव की बसता गया, आबादी बढ़ती गई, मंदिर के कलेवर का विस्तार होता गया। प्रांगण का, मंदिर के प्रांगण का जो उसका क्षेत्रफल था, कलेवर मतलब उसका क्षेत्रफल, मंदिर का जो कलेवर था उसको क्षेत्रफल कह सकते हैं, उसका लोगों ने विस्तार करना शुरू कर दिया। लोग ठाकुर जी को मनौती मानते कि पुत्र हो, मुकदमे में विजय हो, लड़की की शादी अच्छे घर में तय हो जाए, लड़के को नौकरी मिल जाए। फिर इनमें जिनको सफलता मिलती वो खुशी खुशी ठाकुर जी पर रुपए, जेवर, अनाज चढ़ाते। तो इस तरीके से उनकी जो प्रसिद्धि थी स्वतः बढ़ने लगी। कहते हैं कि अगर हमने 10 लोगों को 10 चीज़ कही और अनायास किसी वजह से भी यदि वो 10 चीज़ में से एक भी चीज़ पूरी हो गई तो क्या होगा, कुछ दिनों के बाद हमारे चरण चूम लेंगे लोग। और इस तरह से देखा जाए तो लोगों के मन में ये आएगा कि वो बहुत सही बोलते, जो कहते हैं हो जाता है, ऐसी स्थिति आ जाती है। और जिनके बड़ी बड़ी खुशियाँ मिलती वो ठाकुर जी के नाम खेत का कुछ एक छोटा सा हिस्सा दे देते। अब कलेवर बढ़ने का ये भी सबसे बड़ा कारण है। जो मंदिर के क्षेत्रफल का विश्वास हो रहा था वो इसी कारण से बढ़ता जा रहा था और धीरे धीरे लोगों का भी विश्वास जो था इसमें बढ़ता गया। उन्हें अच्छी फसल होती तो ठाकुर जी की कृपा से। अब देखिए, जब उनके पास कोई भी खुशियाँ आती तो वो मानते कि सारा कुछ ठाकुर जी की कृपा से है। खुशियाँ मिलती तो ठाकुर जी की कृपा से। मुकदमे में उनकी जीत हुई तो ठाकुर जी के चलते। लड़की की शादी इसलिए जल्दी तय हो गई कि ठाकुर जी को मनौती मनाई गई थी। लोगों के इस विश्वास का ही परिणाम है कि गांव की अन्य चीज़ों की तुलना ठाकुर जी का विकास 1000 गुना अधिक
उठता है। तो उन्होंने कहा कि धीरे धीरे लोगों का विश्वास जो था ठाकुर जी के प्रति ऐसा बढ़ने लगा कि सबको ये लगने लगा कि ठाकुर जी की ही कृपा से ये गांव विकसित हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें कही गई। यह ठाकुरबाड़ी न सिर्फ मेरे गांव की एक बड़ी विशाल ठाकुरबाड़ी है, बल्कि पूरे इलाके में इसकी जोड़ की दूसरी ठाकुरबाड़ी नहीं है। तो उन्होंने कहा, लेखक को ये लगा इस ठाकुरबाड़ी के विस्तार का जो सबसे बड़ा कारण है वो लोगों के विश्वास के कारण है, और धीरे धीरे ठाकुरबाड़ी का विस्तार होता चला गया। तो अभी मैंने आपको कहानी की शुरुआत की है, बाकी चीज़ें अभी बची हैं। आप मेरे साथ हमेशा बने रहिए। कहानी लंबी है, कई वीडियो होंगे, एक दिन में पूरा नहीं किया जा सकता। तो आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।